सर, एक दुखद घटना हुई है आपके परिवार में, आपके साथ में। सर्वप्रथम तो उस पर किसी का रिएक्शन आया है, वहाँ से पंजाब से कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या पूरी घटना है सर ये, और क्या पूरा इसका रीजन? देखिए, वो आरोप प्रत्यारोप मेरे लिए वो मैटर नहीं करते। वो मेरे जहन के कहीं बहुत पीछे हैं। जी। किसी बाप के लिए एक जवान औलाद, अकेला उनका बेटा हो, वो कुदरत उसे छीन ले, इससे बड़ा कोई गम नहीं होता। अगर आप बाप है, कोई भी बाप है, आप उससे पूछें, बहुत से लोग इस सदमे से गुजरे होंगे। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप ये मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखते। मेरे लिए सबसे बड़ा गम, दुख ज़िंदगी भर जो मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। मेरी एक औलाद थी, वो चली गई, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं उसी गम में मुब्तला हूँ। मैं 6 दिन से, मैंने परसों रात तक किसी की कॉल नहीं ले रहा था। मैं कल ये जो हरकत हुई सारी, उसके बाद मैंने अपने अंदर का जो बाप था उसको सुला दिया कि बाप को फिर जगा लूँगा। पहले मैं जो ये नीची सोच, छोटी घटिया हरकतों वाले लोग हैं, इनका मुकाबला करूं। मैंने अपने अंदर का सोल्जर जता दिया, क्योंकि बेसिकली मैं सोल्जर, आई हैव बीन ए सोल्जर ऑल माई लाइफ। तो अब मेरे अंदर का सोल्जर बोल रहा है। कल से मेरे 6 बजे से शुरू होता हूँ, 11 बजे तक ऐसे ही मेरे मुंह के सामने लगे होते हैं। देखिए, औलाद ऐसी चीज़ है, कोई भी बाप हो, सारे आप में से बाप हैं। बच्चा कितनी भी गलती करे, हम पर्दा डालते हैं ना, हम सब पर्दा डालते हैं। घर में बैठ के उसको जो मर्जी समझाएं, पर दुनिया की नज़रों में पर्दा डालते हैं। हमारे लिए वो इतना आसान नहीं होता। आपके सबके घरों में 2, 3, 4, 5 लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं। मेरे घर में तो 40 लोग होते हैं, 10 काम करने वाले होते हैं, 20 सिक्योरिटी वाले होते हैं। तो हमारे घर उस सेंस में कोई प्राइवेसी नहीं रहती, उन सबको पता होता है। और वो उतनों को आगे बताते, वो आगे बताते हैं, तो अंदर खाते सब पता होता है। पर माँ बाप अपने मुँह से नहीं कभी कहता कि मेरी औलाद बुरी है। अब ये एक बहुत दुखदाई और दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। कुछ लोगों ने इस पर घटिया सियासत करने की बात की, तो इसलिए मेरे अंदर का सिपाही निकल के आया। मैं उनका मुकाबला करूंगा, मैं उनकी परवाह नहीं करता। मुझे ना कोई डर है, ना मुझे कोई भय है, ना मुझे कोई शर्मिंदगी है। कोई हमने गलत काम नहीं किया है, हम इनका मुकाबला करें। आप मुझे बताएं, आप सारे बैठे हैं लोग, आपने कभी सुना है किसी बाप ने बेटे को मारा? मैं डेली अखबार में पढ़ता हूँ, डेली उठता हूँ, ट्रिब्यून अखबार पढ़ता हूँ सुबह उठ के, और इंडियन एक्सप्रेस। पंजाब में ऐसे माहौल है, बहुत सारे बच्चे नशे में मुलविस है। तो डेली ऑलमोस्ट मैं फिर अपनी फैमिली को बताता हूँ कि देखो, आज वो बच्चा नशेड़ी था, उसने अपनी दादी को मार दिया। पैसे मांगते नशे के लिए, माँ बाप चाहते हमारा बच्चा नशों से निकले, पैसे से मना करते हैं। आज उस बच्चे ने दादी को मार दिया, आज दादा को मार दिया, आज बाप को। ऐसा मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि किसी बाप ने बच्चे के नशे की वजह से उसको मारा हो, नंबर 1। और ऐसा कोई बाप हो जिसके साथ माँ भी शामिल हो बच्चे को मारने में। आप याद करो, पूछो अपने बुजुर्गों से, पूछो पिछले 100 साल की, पूछो कि माँ बाप दोनों मिले हों कत्ल करने में, ठीक है। और इससे आगे बढ़ो, ऐसा केस जिसमें बेटी भी शामिल हो, बहन भी शामिल हो, बाप भी, माँ भी, और उसको मार रहे हैं, और बहू भी। दुनिया में एक केस दिखाओ मुझे। तो ये बहुत फिजूल की वाहियात बात है। बेटे में कितनी भी कमी हो, बाप का दिल होता है। मेरे बच्चे ने 18 साल से वो इसमें मुब्तला था, इस बीमारी में। पंजाब के हज़ारों बच्चे इसमें मुब्तला हैं, हज़ारों घर उजड़े हैं, कितनी माओ के लाल खो गए हैं नशे की। बॉर्डर के उस पार से नशे आते हैं, बहुत डेली आप अखबारों में पढ़ते हैं। अब तो पुलिस के लिए, फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया। पहले बीएसएफ होती थी, जब उस पार से हथियार आते थे, टेररिज्म आता था, उधर से इंपोर्ट होता था, वहाँ से एक्सपोर्ट होता था। फिर भारत सरकार ने वो बाढ़ लगा दी तारों वाली, वो बंद हो गई। अब उसका कोई मायना नहीं रहा बाढ़ का, क्योंकि ड्रोन से सब कुछ आ रहा है, और ड्रोन की इतनी रेंज है, पुलिस की लिमिटेशंस है। अब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, कर रही है भारत सरकार, उसका मुकाबला करेगी। आज की डेट में तो नहीं है, वो अपने टारगेट पे भेज देते हैं, नशा पहुंच जाता है। मैं भी इसका चीफ रहा हूँ, एसटीएफ का, जो नशों के खिलाफ लड़ती है पंजाब में। उस वक्त ये ड्रोन वाला सिस्टम नहीं था, तो हमारे पास अगर कभी 100 ग्राम हीरोइन रिकवर कर लेते थे तो बड़ी खबर बनती थी। आज डेली 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो आती है, ये रूटीन बन गया। तो जब तक सप्लाई चोक नहीं होगी, सप्लाई चोक करना बहुत मुश्किल काम है। उस तरफ से आती है, फिर दिल्ली की तरफ से भी आती है। तो पंजाब पिस रहा है इस बीमारी में, बहुत घर उजड़ रहे हैं इसमें। मैं भी इसी बीमारी का शिकार हूँ, और मैं आज से नहीं 18 साल से हूँ। बीच में बहुत सारा पीरियड आया,
बच्चा निकल जाता था, उसका इलाज करते थे, समझाते थे, फिर रिलैप्स कर जाता था। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। बच्चे ने इस नशे की हालत में बड़ी हरकतें की हैं। गुस्सा आता था, पुलिसमैन अंदर का जागता था, पुलिस को देते थे, शाम तक बाप जाग जाता था, फिर वापस ले आता था। बहुत सीरियस घटनाएं हुई है। तो मैं उन बदकिस्मत बाप में से हूँ कि आज मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूँ कि उधर बेटे का गम है और उधर दूसरी तरफ इन जाहिलों का मुझे जवाब देना पड़ रहा है। अगर मैं इनका आज तक मैं पर्दा डालता आया अपने बच्चे के गलतियों पे, आज मैं सारी दुनिया को कोई चैनल ही नहीं बची जो मेरे पास नहीं आई हो कल से। कोई चैनल नहीं बची, रीजनल हो, नेशनल हो, एवरीबडी हैज़ अप्रोच्ड मी एंड आई ओपन माई हार्ट। जो सच है मैं लोगों को बता रहा हूँ। सर जो ये शख्स है सब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या इस तरह की क्या दुश्मनी रही है? देखिए, सियासत उसका लेवल ये नहीं है जो मेरे से दुश्मनी करी है। मेरा लेवल तो वो नहीं है। हर इंसान के दुश्मन होते हैं और दोस्त होते हैं। मेरा लेवल अल्लाह के फजल से दुश्मनी का और दोस्ती का मेरा म्यार बहुत ऊंचा है। तो मेरे लिए तो वो इस लिहाज से, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, वो अलग बात है। लेकिन दोस्ती दुश्मनी के लिहाज से मेरे लिए तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो उसका कुछ भी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का जो एमएलए है उसका पीए बना, जब वो एमएलए बना, पहले से उसका साथी था। इसने इतना लूटा मलेरकोटले को 3.5 साल में कि मलेरकोटले में ये मशहूर हो गया कि 500 का नोट नहीं मिलेगा। मलेरकोटले में जाके पूछे 500 का नोट दे दे यार, वो तो शमसुद्दीन ले गया। कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई बीडीओ, कोई सीडीओ, कोई महकमा ले लीजिए आप, अस्पताल, जहाँ से इसने फिरौती ना वसूल की हो। ये पहला केस है पूरे पंजाब में किसी एमएलए के पीए को उनके हाईकमांड ने दखल दिया। आम आदमी पार्टी के हाईकमांड ने टॉप से हिदायत आई एमएलए को कि शाम से पहले से फारिग करो, अदरवाइज फिर विजिलेंस डील करेगी। अदरवाइज ऐसे दखल नहीं देती। इसको उन्होंने 9 महीने पहले किक आउट किया। किक आउट का मतलब मैं हिंदी में समझाऊँ, इसको लात मारी, लात मार के बाहर निकाला। फिर ये 9 महीने से बैठा था। अब ये आदमी तो बिका हुआ आदमी है, मेरा क्या मुकाबला करेगा, क्या मेरे से दुश्मनी करेगा। ये मैं नहीं कहता है सियासी, इसका क्या लेवल है सियासत करने का। मेरे घर में यहाँ पे कोई पार्टी नहीं बची, बीजेपी, बीएसपी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, जीते हुए हारे हुए कोई नहीं बचा इस वेस्टर्न यूपी का जो मेरे साथ अफसोस ना करने आया हो। मेरा परिवार एक बहुत सेकुलर परिवार है, नेशनलिस्ट परिवार है, हर लोग मेरे परिवार की इज्जत करते हैं। तो सियासत में भी मैंने हमेशा एक लेवल रखा है। मैं जाति इल्ज़ाम में, तरासी में यकीन नहीं रखता, मैं मुद्दों की बात करता हूँ। मलेरकोटले को जो मेरी देन है 25 साल में, मैं दावा करके कहता हूँ, मलेरकोटले के लोगों की उसमें कहता हूँ, ये राजकुमार पुंडीर बैठे हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ कि पिछले 75 साल में जब से मुल्क आज़ाद हुआ, एक पत्थर दिखाओ मुझे मलेरकोटले में जिससे आप जाके बता सको अपने बच्चों से कि ये फला एमएलए ने बनाया था, ये चीज़ फला, ये इदारा, इंस्टीट्यूशन। अब किसी ने कोई गली बनवाई होगी, नाली बनवाई होगी, वो कोई काम नहीं होता, बनती है टूट जाती है। कोई मुझे ऐसी चीज़ दिखाओ जो 100 साल तक रहती है। वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रज़िया सुल्ताना ने दी। सबसे छोटा जिला है, 2 हल्के हैं, उसमें बड़े बड़े लीडर हुए। अबोहर में बहुत बड़े लीडर हुए, बलराम जाखड़ साहब, बहुत रेस्पेक्ट है उनका। बेटा बीजेपी का आज प्रधान है, पहले कांग्रेस के प्रधान है, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। उनकी डिमांड अबोहर की ज़िला बनाने की पिछले 40 साल से चल रही है, नहीं बना। एक और हमारे यहाँ बटाला है, मलेरकोटले से बड़ा है वो भी, वहाँ के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी हैं, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड है, सबसे पुराने फ्रेंड है। वो अब अपोजिशन लीडर हैं, सब ओहदे उन पे रह लिए, चीफ मिनिस्टर्स को छोड़ के सब ओहदे उनके पास रह लिए। और उस ज़िले के कई लीडर हैं। बटाला को ज़िला बनाना चाहते, नहीं बना। पर रज़िया सुल्ताना ने 2017 के इलेक्शन में वायदा किया, 2 वायदे किए मोटे, मलेरकोटले को ज़िला बनाऊंगी और मेडिकल कॉलेज लेके आऊँगी। मेडिकल कॉलेज भी कोई खाला का बाड़ा नहीं है। मेडिकल कॉलेज में पता है कितने 1000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो जो हमारे मुखालिफ थे ना, वो हंसते थे कि हम सियासत छोड़ देंगे अगर रज़िया सुल्ताना इन 2 वायदों को पूरा कर दे। हम जाके अपने पार्टी के झंडे उनको सरेंडर कर देंगे। और मैंने ऐलान किया, 4 साल निकल गए, 2021 फरवरी आ गया, 1 साल बचा सरकार का। मैंने मीटिंग की, मैंने ऐलान किया अगर इस बचते साल में, पूरे शहर की मीटिंग की, हम ज़िला ना बनवा पाए, मेडिकल कॉलेज शुरू ना करवा पाए, तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
5 महीने के अंदर उसके बाद मई 2021 में ज़िला बन गया। DC SSP सारे ज़िले की चीज़ें आ गई वहाँ। और उसी दिन जिस दिन ज़िला बना, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मेडिकल कॉलेज, चूँकि कोरोना का ज़माना था, वो अपना ऑनलाइन थे, उसका बुनियाद रखी रज़िया ने मेडिकल कॉलेज का। और मेडिकल कॉलेज क्या था, ये पंजाब सरकार की देन नहीं थी, ये रज़िया ने और मुस्तफ़ा ने बीजेपी सरकार में अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए, ये हमारी पहुंच है, बीजेपी सरकार से, सेंटर से के कोटे से वो मेडिकल कॉलेज लिया, माइनॉरिटी कोटे से। 60% उसमें शेयर भारत सरकार का, 40% पंजाब सरकार, और 60% पैसा पड़ा है 4.5 साल से। कैप्टन सरकार थी, उन्होंने उसी दिन अपने हिस्से का 50 करोड़ डाल दिया कि काम शुरू करो, बाकी आएगा। 6 महीने में सरकार बदल गई, वो वहीं पड़ा है, एक ईंट नहीं लगी। जिस दिन इंशाल्लाह सरकार आएगी 2027 में, 1 साल है, वो मेडिकल कॉलेज भी रज़िया सुल्ताना के नाम है, उसी का पत्थर लगा है, मुकम्मल भी वही करेगी। हुआ क्या, ये मैं सियासी बात कर रहा हूँ, जब ये सरकार आई, इन्होंने फैसला किया मलेकोड़ा बहुत छोटी सी जगह है, ये यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, इसको संगरूर लेके जाते हैं, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। अफसरों ने कहा सरकार को, जनाब ये सेंटर के कोटे से है, ये माइनॉरिटी कोटे में है, सिर्फ मलेकोटले में ही बन सकता है। अब वो उसको शिफ्ट नहीं कर सके, ये ऑफिशियल बातें बता रहा हूँ मैं आपको। वहीं पड़ा है, हर साल आता है वो, अपना हेल्थ मिनिस्टर बेचारा बयान दे के जाता है कि इलेक्शन से पहले मैं बना दूंगा। जब सरकार आई उन्होंने कहा 16 कॉलेज बनाएंगे, मैं सियासी बातें नहीं करना चाहता, तो जहाँ था वहीं एक ईंट नहीं उसकी लगी। ये 2 सबसे बड़ी देन है हमारी मलेकोटले को। ज़िला जब तक दुनिया रहेगी ना, ज़िला रहेगा ना, और ज़िला भी हमने अपने हिसाब से बनवाया। इसे एक अंग्रेजी में कहावत है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। छोटा सा ज़िला, 2 हल्के, ज़िले को जो फंड मिलेंगे 2 ही हल्कों में लगेंगे, ठीक है। मेडिकल कॉलेज इससे पहले देखिए, उर्दू अकेडमी पिछले 70 साल से लोगों की मांग थी, मुसलमानों की उर्दू अकेडमी। पहले टेनोर में रज़िया ने, 25 साल से वो सियासत में है, 15 साल दूसरी सरकारें रही हैं। MLA तो रज़िया भी रही है अपोजिशन में, पर वो सरकार में 10 साल रही है। MLA वो ज़्यादा रही है, लेकिन अपोजिशन की सरकार थी। उन्होंने मलेकोटले को सरकारी BEd कॉलेज दिया। पंजाब में कितने बड़ी BEd कॉलेज है सरकारी, 2 थे, तीसरा मलेकोटले में बना। आप इनकी अहमियत समझिए। मलेकोटले को उर्दू अकेडमी दी, 70 साल की पुरानी डिमांड। मलेकोटले में एक बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठा डिग्री कॉलेज है। एक ये मलेकोटले पंजाब का शायद पहला शहर है इतने छोटे शहर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स का होते हुए कि नहीं, हमारी बच्चियाँ मुसलमान लड़की लड़कों में नहीं जाती। डिग्री कॉलेज चीफ मिनिस्टर के ने अपने ज़िले के लिए मंजूर किया था। मेरी वाइफ ने रिक्वेस्ट की, सर आप तो बहुत कुछ दे सकते हो अपने ज़िले को, ये मुझे दे दो अपने ज़िले से। कहते रज़िया की बहुत वो इज़्ज़त करते थे, मेरे तो उनसे बड़े इख्तलाफात थे, पर रज़िया की बहुत इज़्ज़त करते थे। और उनकी वाइफ ने भी कहा रज़िया को दे दो, वो डिग्री कॉलेज तैयार पड़ा है, तो बिल्डिंग शानदार, कितने स्कूल बनाए। PWD मिनिस्टर रही, घर घर सड़क पहुंचाई। सुन लीजिए, वो वाटर सप्लाई मिनिस्टर रही, हिंदुस्तान का भारत सरकार ने पहला ज़िला डिक्लेयर किया जिसमें हर घर में टोटी का पानी। ट्रांसपोर्ट महकमा था उनके पास, उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी, उन्होंने एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर औरतों के लिए बसों की वो की, लेडीज़ के लिए फ्री, वो चल रही है, कोई नहीं रोक सकता। वो सोशल सिक्योरिटी मिनिस्टर थी, पेंशन इतनी 10 हल्कों को मिला के पेंशन नहीं लगी जितनी उन्होंने अपने हल्के में लगाई, बड़े शोर मचे। फिर वो ये जो नीले कार्ड बनते हैं कि 10 हल्कों में इतने नहीं थे जितने मलेकोटले में बने। तकरीबन आधे से ज़्यादा गांव में धर्मशालाएं मिली। हज हाउस के 10 करोड़ रुपए ला के दे दिए। आखिर में चंद्रजीत सिंह चन्नी जी ने मेहरबानी की, वो नक्शे बन गए, सब बन गए। सरकार बदल गई, वो ना हज हाउस आया और पैसे भी वापस चले गए। कितने स्कूल बनाए, कितनी धर्मशालाएँ बनाई। सबसे बड़ा काम था पूरे शहर को, जो कई 100 करोड़ का काम था, शहर के आधे हिस्से में सीवरेज नहीं था, सीवरेज लाइन नहीं थी, वो दी। सीवर सिस्टम दिया पूरे शहर में, आज तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो प्लांट लगवाया। मलेकोटला पंजाब के 2-3 शहरों में जहाँ पे स्टॉर्म वाटर सप्लाई के बड़े बड़े पाइप बरसात का पानी भरता था, वो लगवाए। मतलब मैं कितने गिनाऊँ, मैं आज सियासत नहीं करना चाहता, बातों बात में आ गई। तो मलेकोटले के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। ये 1-2 छछोरे होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। हम लोगों ने धंधा नहीं बनाया सियासत को,
हमने लोगों की खिदमत की है। उस इलेक्शन में तूफान था, बदलाव बदलाव बदलाव। 70-70 हज़ार से हारे लोग, 72 हज़ार से। बड़े बड़े मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर दोनों सीट हार गए, एक्स चीफ मिनिस्टर अपनी हार गए, हम 21 हज़ार से हारे। तो चलो ये शासी बातें हैं, मतलब लोग हमें प्यार करते हैं। सियासत का हम सियासत का क्या सियासत का उठाएंगे? आपके बेटे को सामने नहीं, ये तो अपना एक और लीडर कोई है किसी पार्टी का, इसके पीछे मुझे पता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी। ये चमचू उसके हाथ का खिलौना बना हुआ, इसने किया है। चूंकि मेरे बच्चे की वीडियो वो पब्लिक डोमेन में थी, तो जब मेरे बच्चे की मौत हुई तो घर वाले सब मुसलमानों में कहते यार पोस्टमार्टम नहीं कराना। मैं आए दिन ये कराता हूँ, सिफारिशें जाती है जी हमारे बच्चे को, लेकिन मैंने कहा मैं अपने बच्चे का पोस्टमार्टम कराऊंगा। घर वालों ने क्या बात करे आप? मैंने कहा हम पब्लिक लाइफ में, सियासत में इनका वीडियो है, ये बदमाश मेरे बच्चे की कब्र खुदवा देंगे। कल को आज अगर मैं पोस्टमार्टम न कराता तो पुलिस कब्र खोदती। तो मैंने कहा मैं छाती पे पत्थर रख लो, पोस्टमार्टम कराऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर तो है नहीं। तो ये कर रहे, मुझे इनका कोई डर नहीं है। कहते एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस की कानूनी ड्यूटी बनती है। अगर आप दरखास्त लेके जाते हो कि ये जुर्म हुआ है तो पुलिस को दर्ज करना है, सवाल नहीं पूछ सकती, लेकिन पुलिस टाल देती है। यहाँ पे बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल फिगर थे, एक फॉर्मर डीजीपी था, तो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। तो जो उसने दिया एक पैरा, पुलिस ने उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया। एसआईटी, मैं इसको वेलकम करता हूँ और मैं पूरा सहयोग दूंगा एसआईटी को भी, पुलिस को भी। दूध का दूध, सच का सच, पानी का पानी सबके साथ होगा। लेकिन यही कानून, अगर मैं कसूरवार हूँ, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। यही कानून में मैं इसका पंजा उल्टा भी घुमाऊंगा। यही कानून, चूँकि एक मरे हुए बच्चे की आत्मा, उनके बच्चों को, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना बहुत संगीन जुर्म है। तो यही कानून वहाँ भी चलेगा। ये आपके सामने होगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में। जो आपकी छवि थी, जो आपकी मतलब पूरे पंजाब में, पूरे देश में आपका नाम था, उस चीज को क्या एक ऐसी वीडियो आप, मैं थोड़ा सा उस वीडियो बोलो प्लीज करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। कि ऐसी वीडियो जो मतलब वो वीडियो कब की है, क्या था? देखिए वो वीडियो जो है ना, आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। वो मेरा बच्चा 2007 से इस बीमारी में था, कभी निकल गया, कभी आ गया। ये जो नशेड़ी होते हैं ना, वो कहावत है, एक बार नशेड़ी हमेशा नशेड़ी। बहुत किस्मत वाले लोग होते होंगे वो बच्चे और माँ बाप, जो हज़ारों में एक जो नशे करके हमेशा के लिए छोड़ दे। तो अकील का ये था, कभी छोड़ दिए, फिर आ गया, फिर कोई बाहर जाता है, फिर दोस्त ने दे दिया, फिर शुरू हो गए। ये कहानी थी, ये चलता रहता था। बीच बीच में वो 2-2 साल सॉफ्ट नशा जिसे कहते हैं, उससे कोई वायलेंट नहीं होता बच्चा। ही डजंट लूज हिज सेंसेस। जैसे सिगरेट में वीड पीते ना, गांजा संजा को डाल के वो पीते हैं। जैसे ये 21 से 24 3 साल इसने लॉ किया, जो इंडिया में हिंदुस्तान की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी देती है उसे रैंकिंग, उससे लॉ किया इसने। उन 3 सालों में इसने कोई हार्ड नशा नहीं लिया। हार्ड नशा क्या है? तो मेडिकल नशा लो, वो हार्ड नशा है, पागल कर देता है, वायलेंट। एक होता है चिट्टा जिसे कहते हैं हीरोइन, स्मैक वगैरह। ये नहीं किया उसने, ये लेता था स्मैक वगैरह सिगरेट से, स्मैक नहीं, वो वीड वगैरह, गांजा टाइप, वो सिगरेट में भर के। उसने 3 साल में लॉ किया। 24 के मार्च में इसका एक बड़ा पुराना दोस्त है, नशेड़ी है बहुत बड़ा। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। लोग कहते हैं ना, दुनिया से लड़ लो, औलाद से नहीं लड़ सकते आप। ये सब, मुझसे ज़्यादा इसका तजुर्बा किसी को नहीं है। कितनी कोशिश की उसका साथ छुड़वा दूँ, वो भी बहुत बड़े घर का लड़का है, बहुत बड़ी कोठी है पंचकुले में, वो उसके 3-4 भाई है, वो सब ठीक है। वो बच्चा इसमें बस फिर इसको दे जाता था, 4-4 6-6 महीने में दूर रखता था, फिर कई बाजार में मिल गया, फिर दे गया। उसने मेरे बच्चे को 2024 में किसी बंदे से मिलाया, वो इसको आइस दे गया। एक नशा होता है आइस, उसने इसे पागल कर दिया। मैं देसी भाषा में कह रहा हूँ, पागल कर दिया। जिसको मेडिकली कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिक, स्किज़ोफ्रेनिया, जिसकी एक किस्म होती है साइकोटिक, साइकोसिस, और पेशेंट को साइकोटिक कहते हैं। अगर आपने इसके बारे में जानना है, रजत शर्मा ने ट्वीट किया एक, अभी मेरे पास भेजा ट्वीट, उसके बारे में लिखा है। अगर आप उसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं। उसने लिखा है जो उसके लिए मर रहा है,
पेशेंट के लिए जो उसकी केयर कर रहा है उसके वो उसको दुश्मन लगते हैं। उसे लगता है मैं मरीज़ नहीं, ये मरीज़ हैं। मैं तो झेल रहा था ना ये 1.5 साल से, अप्रैल 2024 से 1.5 साल में से झेल रहा था। वो कहता था तुम पागल हो, तुम साइकोटिक हो। मैं तो नहीं हूँ, मैं क्यों दवाई लो, तुम लो, देखो मुझे तो दिख रहा है, मैं तो देखो गाड़ी चला रहा हूँ। उसको सारी दुनिया एक तरफ होना, उसकी खास बात है जो चीज़ नहीं है वो उसको दिखती है। स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है, जो आवाज़ें नहीं है वो उसे सुनती हैं, जो चीज़ें हकीकत में नहीं है उसे लगता है सारी दुनिया मुझे मारने की साजिश कर रही है। दुनिया को छोड़ो, माँ बाप को, बहन को, उसे लगता था मेरी माँ बाप बहन सब मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। तो इस हालत में उस बच्चे ने नहीं, उस साइकोटिक मरीज़ ने वो वीडियो बनाई। पीजीआई से कंसल्टेशन किया, उन्होंने कहा 6 महीने भर्ती करना पड़ेगा। किसी ने मुझे, दोस्त ने सजेस्ट किया, डॉक्टर ने, कि वो फला डॉक्टर है, ग्रोवर नाम है शायद उनका, डॉक्टर ग्रोवर, उनसे मैं मिला कि 6 महीने भर्ती करना पड़ेगा। मैंने 6 महीने, आप तो 4 दिन नहीं रख सकते उसे पीजीआई में, वो तो सेंटर में ही रख सकता हूँ मैं से, जहाँ 4 दीवारी होती है। आप दवाई बताओ मुझे। मैंने उनसे दवाई लिखवाई, फिर मैंने इसको सेंटर में रखा 2-2.5 महीने। वो तो बेचारा वहाँ था, मेरी बीवी घर पे मरीज हो गई, वो दवाई खाने लगी एल्प्रेक्स। माँ का दिल रात दिन रोती थी, रात दिन रोती थी। 2 महीने हो गए, मेरे बच्चे को लाओ, मेरे बच्चे को लाओ। और उसको वहाँ वीआईपी स्टेटस दिला रखा था मैंने। ये अकेला बच्चा था, एक और था शायद किसी बाप का,